जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसिव स्टडी फॉर आईएएस एचएएस। सो पिछले कल हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ ब्रीफली इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था और आर्टिकल 12 के बारे में समझा था, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो चलिए आज हम आर्टिकल 13 से शुरू करने जा रहे हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आर्टिकल 13 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यह कहा गया है, इट इज डिक्लेयर्ड दैट ऑल लॉ दैट आर इन कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशंस ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए इसके बारे में समझेंगे कि क्या कहा गया है। पहले इसको लिख लेते हैं। इट्स डिक्लेयर दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन derogation of any of the fundamental rights। सो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों से जो संगत या उसका जो अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं, मूल अधिकार से जो असंगत और उसका जो अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो शून्य होंगी, वो जो है नल एंड वॉइड हो जाएंगी। मतलब जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार में जो कुछ हमारे पास प्रोविजन हैं, अधिकार हैं, अगर उन अधिकारों को कोई किसी भी तरह का जो उसके विरोधी या उसका जो कोई अपमान करता है, उनका जो इस तरह से कोई अल्पीकरण करता है, तो वो वहां तक जो है उस विधियां क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएंगी। तो ये इसमें कहा गया, इसका मतलब ये। तो देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बात को कहा गया है। जुडिशियल रिव्यू मतलब पावर है, किसको पावर दी गई है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर जो है पावर है इसके अंडर जो है पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की। तो देखिए बड़ी तथ्य की बात यहां पे है कि आर्टिकल 13 में हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहा गया है। देखिए जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम डिटेल में लेक्चर लेंगे। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जुडिशियरी का इंटरवेंशन होना। तो जुडिशियल रिव्यू जो है किया जा सकता है आपके मौलिक अधिकारों का जहां हनन हो रहा हो। तो ये हमारा किस किस, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो 32 आर्टिकल के अंदर है और हाई कोर्ट की पावर 226 आर्टिकल के अंतर्गत है। फिर जो कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के जो बेसिक एसेंस है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो लॉ क्या करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरूर यहां से क्वेश्चन भी उठते हैं, यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में यहां से क्वेश्चन है। मैंने अभी ये बताया कि कोई भी लॉ, मतलब कोई भी लॉ है, अगर
वो फंडामेंटल राइट के बेसिक असेंस को अगेंस्ट कर रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को, अगर वो बेसिक आपकी जो बेसिक एसेंस को, या बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं आप, उसके अगेंस्ट है, तो क्या होता है कि अगर वो उसके अगेंस्ट है तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, हमारा जो आर्टिकल 13 है उसमें कुछ क्लाउज दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी हो जाता है कि जो उसमें क्लॉज हैं, आर्टिकल जो 13 में 13(1) में ये सिंपली कहा गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बनने से जो पहले के जो कानून थे और जो भारत की टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में जो सारी की सारी विधियां और सीमाएं, शुल्क जितना भी, जो सीमा तक जो है वो शून्य होगी, और जिस तक वे भाग के जो उपबंध है उनको जो है क्या कर देगी, असंगत कर देगी। तब सीधा सा ये कहा गया, जो पहले वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के जो कानून थे उनकी जो भी उनके रूल और रेगुलेशंस बने हैं, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरह से वो उनकी जो इनकंसिस्टेंट वो करते हैं, तो उनकी जो विधि है उसको शून्य किया जा सकता है उस हद तक। इसके बारे में 13A में कहा गया है, ये है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लागू होने से पहले कि इसमें बात कही गई है। और आर्टिकल 13B में क्या कहा गया है, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बी में ये कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य का कोई भी कानून, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। मतलब स्टेट कैन नॉट मेक एनी सच टाइप ऑफ लॉ, ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उसके अगेंस्ट हो। तो ये इसमें कहा गया है, लेकिन इसमें एक बात और भी कही गई है इसमें, ये कि यदि कोई अगर ऐसा कानून बनता है, मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो फंडामेंटल राइट को सीमित करेगा, और वो कानून उस सीमा तक अवैध कर दिया जाएगा और जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों को चोट पहुंचाता हो। कहां तक, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो फंडामेंटल राइट को सीमित करता हो, तो वो वहां तक नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा जहां तक वो मूल अधिकारों को चोट पहुंचाता हो। मान लीजिए कोई आपके पास 10 रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें से मान लीजिए सरकार ने 10 रूल एंड रेगुलेशन बनाए, तो उसमें से 2, मान लीजिए कि 2 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए 2 राइट को यहां पे
क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, और ये सीधे अंतर्गत आएंगे आर्टिकल 13 के। तो ये सीधा आर्टिकल 13 के अंतर्गत इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। सो इसमें से जो 8 होंगे उनको जो है रख दिया जाएगा। तो ये कहना है इसका। सो इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, हिंदी में कहेंगे पृथकीकरण का सिद्धांत। जो ये डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी है, ये क्या कहती है कि मतलब यदि कोई कानून है तो उसका उतना ही हिस्सा खारिज होगा जितने से उसकी सुरक्षा होती हो। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो ये हमने यहां पे समझ लिया। तो आर्टिकल 13(3) में ये कहा गया है, इसमें लॉ के बारे में कहा गया है। लॉ की डेफिनेशन इसमें दी गई है कि भाई लॉ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले लॉ हो सकता है जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और आपका, तो इस तरह से स्टेट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, राज्य, इस तरह से ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इनमें भी मतलब जो परमानेंट लॉ है, परमानेंट लॉ मतलब जो लोकसभा राज्यसभा द्वारा बनाए जाते हैं, परमानेंट लॉ, सो ये इनेक्टेड होते हैं। और लॉ की डेफिनेशन में ये भी है कि टेम्परेरी लॉ भी इसमें आते हैं। अब टेम्परेरी लॉ में क्या हो सकता है, जैसे ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस 123 जो है प्रेसिडेंट द्वारा लाया जाता है, और यही ऑर्डिनेंस 213 में गवर्नर द्वारा भी लाया जाता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये भी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, लॉ के अंतर्गत आते हैं, लॉ की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। और लॉ की डेफिनेशन के अंडर और कौन कौन सी चीजें आती है, तो और हम समझेंगे। इसके अंतर्गत स्टैट्यूटरी, जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इसके अंतर्गत आता है। अब स्टैट्यूटरी जो इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कोई लेजिस्लेटिव जो डेलीगेशंस होती है, जो डेलीगेट्स होते हैं, इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट, जो लोकसभा राज्यसभा में डायरेक्टली काम नहीं करते। जैसे कोई विभाग है, जैसे टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के हो सकते हैं, CBDIT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इसका जो विभाग है, जो इसके हेड या चेयरमैन, इस तरह से समझिए, जो इसके हेड या चेयरमैन होंगे, उनके द्वारा कोई भी नोटिस या कोई भी लॉ, कोई भी किसी तरह की नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर, इस तरह से कोई भी चीज रिलीज की जाती है तो वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी हमारे आर्टिकल 13 के लॉ की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, फोर्थ चीज है नॉन लेजिस्लेटिव
सोर्सेज। तो ये जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज है, तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे आपके कस्टम हो गए, और जैसे इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई हजारों लाखों सालों का जो हमारे हिस्ट्री में जो हिस्ट्री है, तो उसमें कोई कस्टम है, और किसी कम्युनिटी द्वारा जो है उस कस्टम को माना जाता है और कल्चर को माना जाता है, तो उसके जो नॉर्म्स और बिहेवियर्स हैं, उसके जो नॉर्म एंड जो बिहेवियर्स हैं, वो भी इस लॉ की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी हमने समझ लिया कि क्या क्या चीजें है जो है लॉ के अंतर्गत आएंगी। लेकिन यहां पे हमने एक चीज को देखा कि आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडमेंट की पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं जो आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 है, जहां पे आर्टिकल 13 आएगा वहां पे 368 जो है नहीं आएगा, और जहां पे 368 आएगा वहां पे जो है आर्टिकल 13 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 368 है उसमें लॉ किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से स्पेशल मेजोरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होता है, उसके बारे में कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं उसकी जो डिटेल्स है वो किसमें दी गई है, वो इसमें दी गई है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आर्टिकल 13 जो ये डिक्लेयर करता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक लॉ, नॉट अ लॉ, वो क्या है, इसको आप कैन नॉट बी चैलेंज, दैट द सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट दिया था केशवानंद भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा और इसको याद रखना पड़ेगा। 24 अप्रैल 1973 द केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि जो फंडामेंटल राइट है, that a constitutional fundamental can be challenged on the ground that it violate a fundamental right that the form of a part of the basic structures of the constitution, कि अगर कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है तो क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आया, तो उसमें जो आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है, आर्टिकल 13 में क्या वर्ड है, लॉ के बारे में, जो हमने अभी डेफिनेशन में समझा, और आर्टिकल 368 जो इसके अंतर्गत एक लॉ वर्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, उसके अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। इस लॉ की डेफिनेशन में ये 368 नहीं है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सरकार ने क्या कहा, तो सरकार ने उस टाइम कहा कि भाई जब ठीक है कि भाई इसके अंतर्गत ये नहीं है, लॉ के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है, आप इसको कोर्ट के अंदर नलीफाई नहीं कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती केस में यह कहा कि भले ही आर्टिकल 13 के अंदर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो, पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट ऐसे फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को बदलता है जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है, अगर समझ ना आए तो बार बार इसको रिवाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है तो उसे वॉइड करार दिया जा सकता है जुडिशियरी के द्वारा, उसको क्या किया जा सकता है, वॉइड करार दिया जा सकता है जुडिशियरी के द्वारा। तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बेसिक स्ट्रक्चर को अगर ये नलिफाई करता, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है तो वो क्या कर दिया जाएगा, वो वॉइड कर दिया जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ आ गया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सरकार ने क्या कहा, सरकार ने उस समय जो है, सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, तो आर्टिकल 13 में लॉ शब्द है, तो उसके अंतर्गत जो है, जो आपका 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये नहीं आता है। तो सरकार ने बोला कि अगर लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है तो आप उसको कोर्ट में के अंदर जो है चैलेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये इसके अंतर्गत नहीं आता है तो ऑब्वियसली जो है इसके जो है कोर्ट में नहीं आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब केशवानंद भारती केस 1973 में, उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल, भले ही आर्टिकल 13 के अंदर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता, पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट के प्रोविजन बदलता है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसे वॉइड करार दिया जा सकता है जुडिशियरी के द्वारा। किसके द्वारा? जुडिशियरी के द्वारा। तो ये था आर्टिकल 13। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। तो अगली क्लास में हम जानेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। तो ये क्लास जो है हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक आर्टिकल को ढंग से समझना और पढ़ना। हमें यहां से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, ना कि रट्टा मार के उसे फिर रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, हमने रट्टेबाज नहीं बनना है। तो हमने अपने कंसेप्ट को जो है मजबूत बनाना है। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। सो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। सो धन्यवाद।